This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. वो सीरियल किलर जिसकी डायरी में लिखा था खल्लास, बाद में बोला भगवान के हुक्म से किए कत्ल। आज की कहानी देश के सबसे चर्चित साइको किलर रमन राघव के बारे में, जिस पर साल 2016 में फिल्म बनी थी रमन राघव 2.0। इसके निर्देशक अनुराग कश्यप थे और इसमें मनोरोगी राघव के किरदार को निभाया था मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। आज के इस वीडियो में हम उसी सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मुंबई शहर यानी कि ख्वाबों की ताबीर का शहर, एक ऐसा शहर जहां हजारों लोग आंखों में ढेर सारे सपने लिए रोज आते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए माया नगरी मुंबई में दिन रात कोशिशें करते हैं। वैसे ये शहर भी कोशिश करने वालों को कामयाबी का मजा जरूर चखाता है। कहते हैं कि 1960 का दशक मुंबई के फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों के लिए काल साबित हुआ यूं कि साल 1968 मुंबई में अहमदाबाद रोड के किनारे जो मलाड का स्लम इलाका है, वहां बरसात के मौसम में एक साए जैसा तगड़ा आदमी घूम रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक भारी सरिये जैसा कुछ 2.25 फुट का औजार था। एक घुड़साल के पास उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहरी हिस्से में एक दाढ़ी वाला आदमी सो रहा था। वो समझ गया था कि ये कोई मुस्लिम है। झोपड़ी की कुंडी नहीं लगी थी। आधी रात का वक्त था। सड़कों पर काफी सन्नाटा पसरा था। बरसात इन इलाकों में काफी जोरों शोरों से बरस रही थी, इसलिए सोते हुए आदमी को कोई आहट महसूस नहीं हुई। साई जैसा आदमी शांत कदमों से चलकर इस सोते हुए आदमी तक आ पहुंचा। उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो कुछ सामान दिखाई दिया। झोपड़ी के भीतर दाखिल होने से पहले इस आदमी ने अपने भारी सरिये से सोते हुए आदमी के सिर पर जोर से मारा और कुछ ही सेकंड में उस आदमी ने तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर वो झोपड़ी के भीतर घुसा और एक दराज से पैसे निकालकर अपने बैग में रख लिए और फिर वो उस झोपड़ी से एक टॉर्च और एक छाता उठाकर बाहर निकला। बाहर निकलने पर उसने लाश को देखा और उसकी कलाई पर बंधी घड़ी भी उतार ली। फिर ये सायानुमा आदमी वहां से ओझल हो गया। कुछ दिनों बाद 11 अगस्त को एक ऐसी ही घटना फिर से हुई। खौफनाक रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी इलाके में एक और झोपड़ी के बाहर वही सायानुमा आदमी घूम रहा था। उस झोपड़ी में ताक झांक करते हुए उसने एक औरत को देखा जो 2 महीने के एक बच्चे को गोद में खिला रही थी। शायद वो बच्चा सो नहीं रहा था, इसलिए माँ उसे गोद में खिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर वो उन्हें भरी निगाहों से देखता रहा। फिर जब वो औरत नहीं सोई तो वहां से गायब हो गया। अगले 3-4 दिन तक यही सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो आसपास की झाड़ियों में छिपकर पूरे दिन इस परिवार पर नजर रखता और जब वो औरत नहीं सोती तो वहां से चला जाता। वो शायद इस औरत पर नजर इसलिए बनाए हुए था क्योंकि उसकी बुरी नजर औरत के सोने के हार पर थी। अगली रात बारिश का वही शोर सुनाई दे रहा था और ये परिवार अपनी झोपड़ी में सो रहा था। उस दिन औरत का पति भी उसके साथ था। पति, औरत और 2 महीने का बच्चा तीनों साथ सो रहे थे। उस औरत ने सोते हुए करवट बदली तो इस हमलावर आदमी को उसके गले में वही सोने का हार दिखा जिस पर कई दिनों से उसकी बुरी नजर बनी हुई थी। इस आदमी ने आसपास देखा और मौका पाते ही झोपड़ी को बंद करके भीतर दाखिल हुआ। इस रात उसके हाथ में मोटे लोहे का रॉड जैसा कोई औजार था जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। इस औजार से उसने आदमी के सिर पर तब तक हमले किए जब तक कि वो मर नहीं गया। इस हमले के दौरान वो औरत जाग चुकी थी। उसकी चीखें बंद करने के लिए इस आदमी ने उन्हें भी अपने हमलों से मार डाला। फिर उसने सरिये से बच्ची की भी जान ले ली। तीनों मर चुके थे। अब वो आदमी आगे बढ़कर औरत के गले से हार खींचकर तोड़ लेता है। जाने से पहले उसने उस औरत की तरफ फिर से देखा और अब उसके भीतर एक काम वासना जागी। वो उस औरत के पास आकर लेट गया। वो धीरे धीरे उस औरत के कपड़े उतार रहा था कि उसे एक आहट सुनाई दी। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके कदमों की आहट सुनकर वो 9-2-11 हो गया। अगले दिन सबको ये पता चल चुका था कि पिछले कुछ समय से इन इलाकों में निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि कातिल कौन है। उस कातिल को लेकर लोगों में बहुत ही भय का माहौल था। चूंकि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए लोगों में उस कातिल को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी। कोई कहता वो भूत है तो कोई कहता किसी दूसरे ग्रह का मायावी आदमी है जो कुत्ते भेड़िए का रूप लेकर ये खेल खेल रहा है। कुछ दिनों में उस आदमी के प्रति इतना खौफ बढ़ गया कि लोगों ने रात में आवाजाही कम कर दी। जो लोग घरों में रहते थे उनके मुखिया रात रात भर जाग कर पहरेदारी करते थे ताकि उसका परिवार सुकून की नींद ले सके। बावजूद इसकी हत्याएं नहीं रुकी और कई लोगों की निर्मम तरीके से मौत होती रही। इधर पुलिस भी नाकाम साबित हुई। इतने दिनों की तफ्तीश में उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। इन कत्लों की जांच में पुलिस कुछ बातें जान चुकी थी, जैसे कि इतने दिनों में जितनी भी हत्याएं हुई हैं सब एक सीरियल किलिंग के तहत हुई हैं और इन सब की मौत एक ही तरह के नुकीली चीज से की गई है। मौका वारदात से पुलिस को एक छाता और हथियार मिला जो कातिल जल्दी जल्दी में भूल गया था। फिर भी उससे पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। उधर लोगों के प्रेशर देने से पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है
और वो पूरी जद्दोजहद के साथ इस केस की जांच में जुट जाते हैं। अब ये खबर पूरे शहर के पुलिस चौकी में आग की तरह फैल चुकी थी। एक दिन ऐसे ही पुलिस सिविल ड्रेस में एक इलाके में घूम रही थी, तभी उसकी नजर इस आदमी पर पड़ी जिस पर एक अफसर को शक हुआ। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा रमन राघव। पूछताछ में पता चला कि कोई उसे यहाँ जानता नहीं। उसे पुलिस थाने ले जाया गया, जहां सीनियर इंस्पेक्टर वाकटकर ने पूछताछ की। वाकटकर कड़े तेवर से पूछा, क्या नाम है तेरा? उसने धीमे से बताया, रमन राघव। वाकटकर ने आगे पूछा, क्या करता है? इस पर रमन राघव चुप रहा। वाकटकर पूछना जारी रखता है, कहाँ से आया है? ये डायरी तेरी पॉकेट से मिला, इसमें खल्लास और खत्म काय को लिखा? मर्डर किया क्या तूने? वाकटकर के लगातार प्रश्न पूछने पर रमन राघव कुछ नहीं बोला तो वाकटकर ने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी, लेकिन उसने जबान नहीं खोली। इस बीच उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि वो लूट के इल्जाम में सजा काट चुका है। उस पर हत्या का इल्जाम था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था तो वाकटकर ने रमन राघव को बुलाया और धमकी देते हुए कहा कि वो बॉम्बे में दोबारा दिखना नहीं चाहिए। पुलिस की इस धमकी के बाद कुछ समय तक ऐसी घटनाएं रुक गईं, लेकिन फिर एक रात रमन राघव ऐसे ही एक स्लम इलाके में घूम रहा था। एक झोपड़ी में उसने 2 बच्चों के साथ सोई हुई एक औरत को देखा। इस औरत को देखते ही वह गुस्से से भर गया, क्योंकि पिछली बार औरत के गले से छीना हार सोने का नहीं बल्कि नकली था। इसलिए उसके मन में अब औरतों के लिए नफरत और बढ़ चुकी थी। उसने इस बार नफरत को अंजाम देने का मन बना लिया था। वो बड़ी सावधानी के साथ उस झोपड़ी में दाखिल हुआ और 2-3 बार जोर से वार करते हुए उस औरत को मार डाला। बच्चे की नींद नहीं टूटी थी। उस औरत ने जो चादर ओढ़ रखा था, रमन राघव ने उसे खींचा तो देखा कि उस औरत ने कपड़े नहीं पहने थे। इसके बाद उसका वहसीपन जागा। उसने झोपड़ी के बाहर आसपास देखा और किसी के न होने की तसल्ली की। फिर लाश बन चुकी उस औरत के साथ पूरी निर्ममता से संभोग किया। इसी बीच इन हत्यारों को देखते हुए केस सीआईडी को सौंप दिया गया। उस वक्त आईपीएस अधिकारी रमाकांत कुलकर्णी ने बॉम्बे में डीसीपी के रूप में पदभार संभाला था। वो इस केस को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और जगह जगह भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती करते हैं ताकि वो मुजरिम रात में भाग ना सके और आसानी से पकड़ में आ जाए। इसी दौरान सीनियर इंस्पेक्टर वाकटकर डीसीपी को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को अरेस्ट किया था, जिसने 66 में पूर्व मुंबई में 19 लोगों पर कातिलाना हमले किए थे। इसमें से 9 की मौत भी हो गई थी। वाकटकर ने यह भी बताया कि उसके जेब से एक डायरी मिली थी जिसमें लिखा था खत्म और खल्लास। तब उसने अपना नाम भी बताया था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद रमन के रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इसे चोरी के इल्जाम में सजा हुई है। पुलिस द्वारा पूरी हिस्ट्री खंगालने के बाद पता चला कि उसे बचपन से चोरी की आदत थी। उसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिन्नेवेली जिले के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। पर क्या ये उसका मूल नाम था? जांच एजेंसियों को आखिर तक उस पर भ्रम बना रहा। उसने ज्यादातर लोगों को अपना नाम रमन राघव नहीं, सिंधी दलवई बताकर रखा था। उसने 5 साल की उम्र तक स्कूली पढ़ाई की और 13 साल की उम्र में वो मवाली बन गया। उसने 18 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ दिया और 20 साल की उम्र में मुंबई चला आया। मुंबई में आने के बाद उसने अलग अलग मिलों में काम किया और फिर किसी जुर्म में उसे जेल जाना पड़ा। इस दौरान रमन राघव की कुछ आरोपियों से दोस्ती हो गई और जमानत पर बाहर आने के बाद उसने इन दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। गैंग के लोगों ने इस दौरान सिर्फ चोरियां या डकैतियां ही नहीं की, मुंबई के ईस्टर्न इलाके में कई मर्डर भी किए। पर राघव ने गिरफ्तारी के बाद कभी भी इन कत्ल में अपना जुर्म कबूल नहीं किया। इन खुलासों के बाद हत्यारों में सारा शक अब रमन राघव की ओर घूम गया और फैसला किया गया कि जांच अब उसे ही ढूंढने पर केंद्रित की जाए और इस संबंध में उसकी पुरानी फाइलों में से फिंगरप्रिंट्स, उसकी फोटो व अन्य रिकॉर्ड निकाले जाएं। बाद में राघव की फोटो को मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में भी भेज दिया गया और पुलिस स्टेशन के जरिए पूरे शहर में आम लोगों के बीच इसे सर्कुलेट किया गया। उसी में पोईसर की शर्मा चौल में रहने वाली मंजू देवी नामक महिला ने इस फोटो को पहचान लिया और दावा किया कि वह इस व्यक्ति को अन्ना नाम से जानती है और 24 अगस्त 1968 को सुबह 11:30 बजे इसी इलाके में उससे मुलाकात भी हुई थी। तब मंजू देवी ने उससे पूछा भी था कि अन्ना, तुम इन दिनों किधर थे और अब इधर किस काम से आए हो? जवाब में उसने कहा था कि हम शर्मा को उसका पुराना किराया देने आए हैं। मंजू देवी ने पुलिस को यह भी बताया कि खाकी रंग की हाफ पैंट, नीली बुशर्ट और कैनवास जूते पहने हुए था। साथ ही उसके पास एक छाता भी था। मंजू देवी से मिली सूचना के बाद मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में इन रंग के कपड़ों, जूतों और छाते वाले पर नजर रखने का वायरलेस मैसेज भेज दिया गया। पर रमन राघव का जुर्म बावजूद इस अलर्ट के जारी रहा। उसने उसी दौरान बोरीविली हिल्स और पोईसर में एक के बाद एक कई मर्डर किए। पोईसर मर्डर के बाद उसने मृतक के तकिए से 3 रुपए, मृतक का चश्मा, घर से चाकू, माचिस, बीड़ी और सिलाई मशीन की निडल्स उठाई और फिर अगले हमले के लिए निकल गया।
अगला हमला उसने 26 अगस्त को मलाड के चिंचोली में किया और यहाँ 2 लोगों का मर्डर कर दिया। चिंचोली मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। जांच के दौरान उन्हें वारदात स्थल पर स्टेनलेस स्टील का एक बॉक्स मिला जो संयोग से बारिश होने के बावजूद अंदर होने की वजह से भीगा नहीं था। फौरन उस बॉक्स को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजा गया ताकि रमन राघव के पुराने फिंगरप्रिंट से उसका मिलान किया जा सके और पता लगाया जा सके कि क्या यह भी उसी का है। कुछ ही मिनट्स में इसकी रिपोर्ट आ गई जिसमें पुष्टि हो गई कि ताजा सभी हत्याओं में उसी का हाथ है। इसके बाद मुंबई के एक एक पुलिसकर्मियों को सिर्फ और सिर्फ रमन राघव को ढूंढने के काम पर लगा दिया गया। यहाँ से वो पैदल भिंडी बाजार की तरफ चलने लगा कि तभी इंस्पेक्टर एलेक्स फियालोह की नजर एकाएक उसके कपड़ों पर गई। वही खाकी रंग की नेकर, नीली बुशर्ट और कैनवास के जूते, जिसका वायरलेस मैसेज 2 दिन पहले उन्होंने सुना था। फियालोह ने एनबीटी से बातचीत में हर बार कहा था कि उन दिनों वह डोंगरी पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे और भिंडी बाजार पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे। कपड़ों और जूतों को देखकर उन्हें फौरन शक हो गया कि यही रमन राघव है, पर उन्होंने उसे सीधे पकड़ने के बजाय फैसला किया कि पुलिस वर्दी में ही जाकर राघव का रिएक्शन देखा जाए। वो फौरन उसके पास गए, पर वो बिना डरे सहज चलता रहा। ऐसे में उन्होंने उसे वहीं रोका और फिर भिंडी बाजार में पुलिस क्वार्टर्स में ले गए। उन्होंने उसकी तलाशी ली जिसमें एक चश्मा और सिलाई की निडल्स मिली और साथ में एक छाता भी। रमन राघव गिरफ्तार हो गया, पर सीआईडी के सामने सवाल यह था कि उससे जुर्म कैसे कबूल करवाया जाए, क्योंकि पहले भी उसने जुर्म कबूलने से इनकार किया था। तब सीनियर अफसर कुलकर्णी ने रमन से पूछताछ करने का मन बनाया। कुलकर्णी उसकी पूरी केस हिस्ट्री से वाकिफ थे। उन्होंने बजाय जोर जबरदस्ती के हमदर्दी का रास्ता अपनाया। कुलकर्णी ने सधे लहजे में पूछा, कोई अच्छा है, कुछ चाहिए? रमन राघव सिर्फ एक शब्द में बोला, मुर्गी। ये सुनकर कुलकर्णी पहले तो चौंका, फिर उसने बिना कुछ कहे हवलदार से उसके लिए चिकन लाने को कहा। थोड़ी देर में चिकन आया तो रमन राघव उस पर टूट पड़ा। वो छोटे बच्चे की तरह चिकन को बड़े चाव से खा रहा था। चिकन खिलाने के बाद कुलकर्णी ने पूछा, और कुछ चाहिए? तब रमन ने मुंह खोला, एक वेश्या के साथ सोना मांगता है। चूंकि कानून में इसकी इजाजत नहीं थी, इसलिए कुलकर्णी ने कहा, यह पुलिस थाना है, कोई कस्बी खाना नहीं। इसके अलावा कुछ मांगता है तो बोल। रमन राघव ने सोचकर कहा, नारियल का तेल, कंघी और शीशा चाहिए। ये चीजें भी उसके लिए मंगाई गईं। रमन राघव ने तेल से सिर और बदन की मालिश की और कंघी से बाल बनाकर खुद को शीशे में देखता रहा। तभी राघव ने कहा, अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है। ये सुनकर कुलकर्णी मुस्कुराया और कुर्सी से खड़ा हो गया। वह अदब से बोला, वही जो मर्डर तूने किए उसके बारे में पूरी कहानी सुना। रमन राघव ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी कहानी सुनाई और उसने बताया कि 41 लोग को कब मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा। उसने और भी लोगों को मारा था, पर इससे ज्यादा उसे कुछ याद नहीं था। पूरी जानकारी मिलने पर कुलकर्णी उसे हथियार वाली जगह दिखाने को कहता है जहां उसने ये सब छुपा कर रखा था। रमन राघव तैयार हो जाता है। वो हथियारों के इलाके में पुलिस टीम को लेकर गया और वहां छुपाए हुए चाकू, छड़, हथौड़े और लोहे का सरिया जैसे हथियार पुलिस को दिखाए जिनसे उसने हत्याएं की थी। जुर्म कबूल किया और पुलिस टीम को यह भी भरोसा दिलाया कि वो कोर्ट में सब कुछ कबूल कर लेगा, और ये सब कुछ उसने हंसी, सुकून और बेहद शांत भाव के साथ स्वीकार किया। इसके बाद कुलकर्णी ने थाने में लाकर पूछा कि इतने लोगों को क्यों मारा। तब उसने बताया कि उसे लोगों को मारना अच्छा लगता है। मैंने जिन लोगों को मारा वे लोग भले लोग नहीं थे। भगवान बोला सबको मारने को, तो मार दिया। सब भगवान की कुदरत के खिलाफ कर रहे थे और मैंने उन्हें दंड दिया। इसके बाद रमन द्वारा सारे जुर्म कबूलने पर मुकदमा चलाया गया और सन 1969 में सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा में कन्फर्मेशन के लिए केस हाई कोर्ट में गया, जहां बचाव पक्ष द्वारा क्रॉनिक पैरेनाइक सेजोफ्रेनिया बीमारी का हवाला दिया गया। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को आदेश दिया कि उसे पुणे की यरवदा जेल में सुरक्षित कस्टडी में रखा जाए। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। रमन को उम्र कैद की सजा हुई थी और वो कई सालों तक यरवदा जेल में रहा, जहां उसका इलाज चलता रहा। वहीं साल 1995 में साइको किलर रमन राघव की किडनी की बीमारी के चलते एक अस्पताल में मौत हो गई। इसी के साथ मुंबई के एक खौफनाक सीरियल किलर का अंत होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।